नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां हम झारखंड की उन खामोश दीवारों की कहानियां सुनेंगे। ये हैं यहाँ के ऐतिहासिक किले, वो पत्थर के पहरेदार जिन्होंने सदियों को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर इन किलों के पत्थर, ये दीवारें अचानक बोलने लगें? वो हमें क्या बताएंगे? कौन से राजाओं की जीत के किस्से सुनाएंगे और किन सल्तनतों के ढलने का दर्द बयान करेंगे? क्योंकि सच तो ये है कि ये सिर्फ खंडहर नहीं है, ये झारखंड के उन महान राजवंशों की जीती जागती कहानियां हैं जो शायद इतिहास की किताबों में कहीं दबसी गई हैं। तो आइए आज इन कहानियों को फिर से खोजते हैं। तो चलिए इन पत्थर के पहरेदारों के साथ वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इनके दामन में हमारे लिए क्या कुछ छिपा है। अपनी यात्रा की शुरुआत हम करते हैं चेरो वंश के सबसे मजबूत ठिकानों में से एक, पलामू के किलों से। ये लातेहार जिले में औरंगा नदी के किनारे आज भी शान से खड़े हैं और अपने सीने में न जाने कितने राज दफन किए हुए हैं। अच्छा, पलामू में असल में एक नहीं बल्कि दो किले हैं। एक है पुराना किला, जिसे चेरो राजा प्रताप राय ने बनवाया था। ये वो दौर था जब दिल्ली में मुगल बादशाह शाहजहां का राज था। और दूसरा है नया किला, जिसे बनवाया राजा मेदिनी राय ने, जो औरंगजेब के समय में थे। मतलब ये किले हमें उस दौर की बदलती सियासत की सीधी सीधी झलक देते हैं। नए किले की एक खास पहचान है इसका शानदार नागपुरी दरवाज़ा। कहते हैं राजा मेदिनी राय इसे नवरत्नगढ़ से जीत कर लाए थे। और दिलचस्प बात देखिए, इसी किले के अंदर 1661 में बिहार के मुगल सूबेदार दाऊद खान ने एक मस्जिद भी बनवाई थी। एक ही जगह पर एक स्थानीय राजा की जीत का प्रतीक और मुगल सल्तनत का असर, कमाल है ना? तो चेरो वंश से अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं नाग वंश की कहानी की तरफ। ये एक ऐसे राजवंश की कहानी है जो बहुत लंबे समय तक टिका रहा, मुश्किलों के हिसाब से खुद को ढालता रहा और जिनकी राजधानियां भी समय के साथ बदलती रहीं। नागवंशियों का ये सफर उनकी बदलती राजधानियों में साफ दिखता है। जब राजा दुर्जनसाल ग्वालियर के किले से रिहा होकर आए तो उन्होंने सुरक्षा को देखते हुए नवरत्नगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। फिर कुछ समय बाद राजा यदुनाथ शाह राजधानी को पालकोट ले गए और आखिर में 1870 में राजा उदयनाथ शाहदेव ने रातों को अपनी अंतिम राजधानी के तौर पर चुना। नागवंश की राजधानियों में नवरत्नगढ़ का एक बहुत ही खास मकाम है। इसकी बनावट, इसका इतिहास इतना शानदार है कि इसे झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। ये अपने आप में बताता है कि ये जगह कितनी भव्य रही होगी। ये किला गुमला के सिसई में है और जैसा हमने बात की, इसे राजा दुर्जनसाल ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद बनवाया था। ये कभी 5 मंजिला इमारत हुआ करती थी, जिसमें झरोखा दर्शन वाली शैली का इस्तेमाल किया गया था। मतलब वो बालकनी जहां से राजा अपनी प्रजा से मिलते थे। आज भले ही ये खंडर की शक्ल में है, लेकिन इसकी दीवारें आज भी उस शाही शान की गवाही देती हैं। और फिर नागवंशियों की कहानी में आता है एक बहुत ही नाटकीय मोड़, रातू में। यहाँ का जो किला बना वो बकिंघम पैलेस से प्रेरित था। जरा सोचिए, झरोखा दर्शन की परंपरा से शुरू हुआ सफर ब्रिटिश आर्किटेक्चर तक जा पहुंचा। ये बदलते हुए वक्त की एक जीती जागती मिसाल है। चलिए अब जरा तेजी से कुछ और अहम किलों पर नजर डालते हैं जो अपने अपने समय में बहुत ही जरूरी सैनिक ठिकानों का काम करते थे। इनमें सबसे बड़ा नाम है तेलियागढ़ी का। साहिबगंज की राजमहल पहाड़ियों में बना ये किला बंगाल का प्रवेश द्वार कहलाता था। इसका मतलब ये था कि जिसे भी बंगाल पर कब्जा करना हो, उसे पहले तेलियागढ़ी को जीतना ही पड़ता था। शेर शाह सूरी से लेकर मुगलों तक सबने इसकी अहमियत को समझा। झारखंड में किलों की लिस्ट काफी लंबी है, जैसे पद्मा का किला जो आज एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बन चुका है, या फिर रोहिलों का किला जो अपने त्रिकोण यानी ट्रायंगुलर आकार की वजह से अनोखा है। बादम का किला है जिसे 1642 में रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह ने बनवाया था। पंचेत पहाड़ी पर बना पंचकोट का किला है और चतरा में चेरो वंश का एक और मजबूत किला कुंदा का किला। हर किले की अपनी एक अलग कहानी, अपनी एक अलग पहचान है। तो इन सभी किलों के बारे में जानने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है। ये एक ऐसी विरासत है, एक ऐसा इतिहास है जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। पूरे झारखंड में अगर देखें तो 10 से भी ज्यादा बड़े बड़े किले और महल फैले हुए हैं। ये नंबर हमें बस इतना याद दिलाता है कि ये जमीन ऐतिहासिक तौर पर कितनी अमीर रही है। और आखिर में ये किले हमें सिर्फ हमारा इतिहास ही नहीं बताते, बल्कि हमारे भविष्य के लिए एक सवाल भी छोड़ जाते हैं। सवाल ये है कि हम सब मिलकर अपनी इस बेशकीमती विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाकर रखेंगे।
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।